न वक्त इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, न वक्त इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई कि एग्ज़ाम पास किया जाए। न जाने कैसा दर्द दिया इस पढ़ाई ने, न जाने कैसा दर्द दिया इस पढ़ाई ने, ना ही रोआ जाए और ना ही सोआ जाए। नमस्कार, आदाब, भारत माता की जय। मैं विपिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे आपका स्वागत है और जिस चैनल का नाम है एजुकेटेड सभी। दोस्तों, मैं बता दूं, ये चैनल मेरा नया चैनल और इससे पहले मैंने किए हैं 2 वीडियो, एक मेरा इंट्रोडक्शन और एक क्लास 8 साइंस NCERT चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1, और ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा जब मैं बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, जहाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो लेट्स प्ले the more study, so let's go. Hello guys, welcome to मजेदार, धमाकेदार एंड एब्सोल्युटली फर्राटेदार यूट्यूब चैनल बाय एजुकेटेड सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटेड सभी। आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 8 साइंस NCERT चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 है, इसका मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, उसे आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिले तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर सिंपली देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बिना वीडियो को लंबा किए। Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एकदम पैराग्राफ टाइप में समझा दूंगा, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये जितना मैंने क्रॉप किया उतना मैं पढ़ा देता हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। प्रिपरेशन जो है मतलब मिट्टी को बनाना का मतलब उसे जोत देना, उसे जोतना, वो ये पहला काम होता है फसल बोने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इज रिटर्न द सॉइल लूजिंग। पहला मुख्य कार्य एग्रीकल्चर में ये होता है कि मिट्टी को उलट पुलट किया जाए और उसे ढीला किया जाए। मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसे जो रूट होती है, मतलब जड़ होती है, उसमें आसानी से हवा जा पाती है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। देखिए वही बात कही गई है यहाँ पर कि जो लूज सॉइल है वो मिट्टी को अलाउ करती है, रूट को अलाउ करती है जो वो सांस ले सके। और जब वो बहुत ही अंदर चला जाता है रूट, तो इजली सांस नहीं ले पाता है। और इस तरीके से ढीली मिट्टी जड़ों तक हवा, ऑक्सीजन पहुँचाएगी, इससे प्लांट आपके बढ़ेंगे। Why does the losing of soil allow the roots to breathe easily? जो एक क्वेश्चन यहाँ पर कि जो लूजिंग मिट्टी मतलब ढीली मिट्टी, वो जड़ों को सांस लेने में आरामदायक कैसे होती है, चलिए देखते हैं। The loosened soil help us in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो ढीली मिट्टी होती है वो मिट्टियों में अर्थवर्म्स मतलब जो केंचुए होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ाती है। These organisms are friend of farmers. इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बात कही गई। These organisms are friend of the farmer since the further turn and lose the soil and further humus to it. यहाँ देखो कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म है इन्हों किसानों का मित्र कहा जाता है। They further turn and lose the soil. ये मिट्टी को उलट पुलट करके ढीली बनाते हैं और उसमें नमी ह्यूमस लाते हैं, और मिट्टी को ठीक करते हैं। आपको बता दो, ह्यूमस उस मिट्टी को ढीला बनाती है, ह्यूमस, खाद, मिट्टी, ये सब चीजें उसमें प्रदान करते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीडेड टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन मिट्टी को क्यों उलट पुलट करना और उसे ढीला, मतलब एक तरीके से कहें तो मिट्टी को जोतना क्यों पड़ता है, क्यों जरूरत है? You have to learn in the previous classes the soil contains mineral, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning loosening of soil bring the nutrients reach of the soil to the top so that plants can be used these nutrients.
आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इनके ये मिक्सचर में जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्हें खा पी जाते हैं या चट कर जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। इन दिस वे, इसी तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से हटकर, मतलब जो मर गए हैं वो, अरे हाँ, या एक और बात कह सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें इधर से उधर कर देते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हीं डेड एनिमल्स को इधर से उधर कर देते हैं, और इसका जो डेड ऑर्गेनिजम्स होता है, मरे हुए जो जानवर होते हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उनका जो पोषण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं वो सोइल में चली जाती है, डेड एनिमल से निकलकर सोइल में चली जाती है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, और यही दोबारा पौधे ले लेते हैं। तो पौधे ले लेते हैं, तो इसके बाद हम आपको बता दें कि पौधे ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिंस ओनली a few सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रो, मिट्टी की सतह के कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक ही जो टॉप लेयर होती है वहीं पे मिट्टी जो है सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, वहीं पे प्लांट्स का ग्रोथ हो सकता है, उसके नीचे नहीं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच, मतलब मिट्टी को उलट पुलट और ढीली बनाने से जो मिट्टी है उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल से। टॉप ऑफ द प्लांट यूज दिस और न्यूट्रिएंट्स, और जो प्लांट्स होते हैं इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मिट्टी को उलट पुलट करना और उसे ढीला करना, सॉइल मिट्टी को ढीला करना और उसे उलट पुलट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स को उगाने के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड और प्लाइंग, मिट्टी को उलट और फुलट और उसे ढीला बनाने की प्रक्रिया ही टिलिंग या प्लाइंग कहलाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ, ये हल की मदद से हो पाता है। प्लाउ जो होता है, अब हम आपको देखिए जूम करके बताते हैं। जो प्लाउ होता है, प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो प्लाउ होता है, हल होता है, वो बना होता है लकड़ी का या आयरन, लोहे का भी बन सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ही ड्राई है, सूखी हो, तो उसमें ईट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग, तो उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है जोतने से। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, जो प्लाउ मतलब जो जोते हुए खेत होते हैं उसमें बहुत ही बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं जिसे हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद प्लैंक, ये जो क्रम्स होते हैं इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है विथ प्लैंक से। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल फॉर इरिगेशन पर्पज, जो फील्ड है इज लेवल्ड, उसे लेवल करना चाहिए बोआई के लिए, फॉर इरिगेशन पर्पज मतलब पानी उसमें ठीक ढंग से डाला सके उसके लिए। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ये जो मिट्टी को लेवल में कर ले जाने की प्रक्रिया वो एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इम्प्लीमेंट एक चीज़ से होता है जिसका नाम है लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी तो मैन्योर भी ऐड किया जाता है बिफोर में, मतलब टिलिंग से पहले उस मैन्योर भी ऐड हो जाता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, इससे जो मैन्योर है प्रॉपर मिक्स मतलब सॉइल में अच्छी तरीके से मिल जाता है। द सॉइल इज वाटर बिफोर सॉइल, और जो सॉइल है उसको वाटर मतलब पानी देना पड़ेगा बिफोर सॉइल, नॉट आफ्टर, बिफोर। जो सॉइल उसको बिफोर सोइंग। तो चलिए हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ये देख लीजिए पुराने ज़माने में ऐसे हल चलता था, ऐसी खेती होती थी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्लाउ है, ये हल है। चलिए इसके बारे में हम आगे आपको और दिखाएंगे अच्छे से। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड, बुआई से पहले बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी को तोड़ना
एक गेहूं के बीज की तरह उसे तोड़ देंगे तभी जाकर कुछ अच्छी फसल आपके हाथ में आएगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत ही टूल्स की मदद से होता है, बहुत सारे अलग अलग औजार है जिसकी मदद से ये होता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ प्लाउ होए कल्टीवेटर। जो मुख्य टूल्स होते हैं उनका नाम दिया है प्लाउ होए कल्टीवेटर, हल कल्टीवेटर हो, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये प्रोसेस है, ये हल है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अब एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। पहले जान लें प्लाउ। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to crop, removing the weeds, scraping the soil, etc. This implement is made of wood is drawn by the pair of bulls or other animals, horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called pluck shaft. The main part of the plow is long log of wood which called a pluck shaft. There is handle at one of the end of shaft. The other end of the attached to beam which is placed at the bull's neck. One pair of bulls with the men can easily operate the plow. फिगर 1.1 में आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by the iron plow nowadays. चलिए इसके बारे में मैं आपको खुद बताता हूँ। ये जो टूल्स है ये एंशिएंट टाइम्स यूज किया जा रहा है टिलिंग द सॉइल, मतलब मिट्टी की बनावट के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, मिट्टी में फर्टिलाइजर मिलाने के लिए भी, और जो वीड्स होते हैं मतलब जो कुछ ऐसी घास भी जम जाती है जिसकी कोई जरूरत नहीं उसे हटाने के लिए, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल इटीसी, ये सब काम है जिसको करने के लिए प्लाऊ का यूज पहले से होते आ रहा है। दिस इम्प्लीमेंट मेड, ये जो इम्प्लीमेंट है मेड मतलब लकड़ी से बनता है, एंड इज ड्रॉ पेयर ऑफ वुल, और ये जो एक बैल के जोड़े से वो ऑपरेट होता है। अदर एनिमल्स हॉर्स कैमल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक प्लग शेयर होता है। चलिए मैं आपको अच्छे से फिगर देख के समझा देता हूँ, जिसको ये देखिए वो जो लिखा है वो इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए बीम, ये जो आपको मैं रुकिए बताता हूँ, ये जो चीज है इसे हम बीम कहते हैं, ये बीम है। एक आयरन स्ट्रिप होता है, एक आयरन स्ट्रिप, और इसी आयरन स्ट्रिप से आपको देखिए यहाँ पे जो एक बैल का, ये जो बैल का जोड़ा है, ये है बैल का जोड़ा, और ये यहाँ पर ये अटैच है, और ये एक बैल और इसे पीछे से एक इंसान ऑपरेट कर रहा है, प्लग शेफ्ट, और ये है प्लग शेफ्ट। तो इस प्लग शेफ्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्लग शेफ्ट, प्लग शेयर, आप ये ऑपरेट देख लीजिए। ये प्लग शेफ्ट जो होता है हमारा, ये प्लग शेफ्ट होता है, और ये जो हिस्सा है जिसे मैं गोला कर रहा हूँ, ये हिस्सा प्लग शेयर होता है, और ये अंदर जाता है, मिट्टी में जाता है और मिट्टी को छेदता है। और यहाँ पर ये एक हिस्सा है, ये जो खेती में किसान होता है ये इस पकड़ के चलाता है, इसको ढकेलता है, और इस हिस्से पर ऑपरेट होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक हैंडल होता है, अदर अटैच टू द बीम विच प्लेस्ड नेक, और जो एक बीम होता है जो कि बैल के गले में बंधा होता है, बीम जो बैल के गले में अटैच होता है, द बीम विच इज प्लेस्ड इन द बुल नेक, वन पेयर ऑफ बुल ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ। और ये जो एक बैल का जोड़े को एक आदमी आराम से वो कर सकता है, क्या ऑपरेट। द इंडिजिनियस वुडन प्लाउ इंक्रीजिंगली बीन रिप्लेस्ड विद आयरन नाउडेज। ये जो वुडन प्लाउ है वो आजकल बहुत ही कम यूज हो रहा है। आज के दिनों में तो आपको पता होगा कि आज के दिनों में, तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी से बात बता रहा हूँ कि आज के दिनों में किसान यूज में ट्रैक्टर ला रहा है, समय बचा रहा है, मेहनत बचा रहा है। चलिए प्लाउ तो मैंने आपको फिगर देख के ही समझा दिया, यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताने चलूँ तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना मैंने ये बताया। तो चलिए अब हम होय पढ़ते हैं। हो क्या होता है? इट इज सिंपल टूल, ये एक बहुत साधारण टूल है, विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल, जो कि मतलब घास मतलब जो घास होती है, फालतू घास, उसे हटाने के लिए काम में आता है होय, और मिट्टी को ढीला बनाता है। इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसमें एक लॉन्ग रोड होता है, लकड़ी का या आयरन का भी हो सकता है। एक बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत, ब्रॉड, चौड़ा और बेंट प्लेट होती है, आयरन की, मुड़ी हुई, फिक्स्ड होती है, वन ऑफ इट्स एंड, एक कोने पर फिक्स्ड होती है। चलिए ये पेज तो मैंने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ाता हूँ। जो काम करती है ब्लेड की तरह, और ये इट इज पुल्ड, और ये जानवरों से खिंचवाया जाता है। ये देखिए आपको, ये देखिए, ये डायग्राम है ए होय का, आप देखिए, समझिए, पढ़िए। अब आगे देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ अ डे, आज के दिनों में प्लाइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। प्लाइंग मतलब खेती आज पूरी ट्रैक्टर ही कर दे रहा है, मशीनें कर दे रही हैं।
जुताई का जो काम है वो आज ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है, कल्टीवेटर के द्वारा हो रहा है। दिस इज यूज्ड कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर है इससे मेहनत और समय दोनों बच रहा है। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं, 1.4 देखते हैं, जो कि है सोइंग, बुआई। बुआई कैसे होता है मैं आपको बता दूं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है, बुआई जो है बहुत मुख्य चीज है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जब क्रॉप बोएबे नहीं करेंगे, आप बीजेबे नहीं डालेंगे तो खेत जोत के इरिगेशन और स्टोरेज किस काम का। इसलिए देखिए, बिफोर सोइंग, बुआई से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड। मतलब अच्छी क्वालिटी की जो सीड होती हैं, बीज होते हैं, उसे चुना जाता है। कैसे चुना जाता है मैं आगे बताऊंगा। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्थी सीड्स, गुड वेराइटी। जो गुड क्वालिटी सीड्स होती हैं वो क्लीन होती हैं, मतलब साफ सुथरी और हेल्थी सीड्स होती हैं, वो गुड वेराइटी और वो अच्छी वैरायटी की होती हैं। फार्मर्स जो हैं प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। अगर जो किसान है तो प्रीफर टू यूज सीड्स, मतलब अच्छी फसल उगाने के लिए, गिव अच्छी फसल उत्पाद के लिए फार्मर्स प्रीफर यूज सीड्स। ऐसी सीड यूज करते हैं। देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब वो जो बीज होते हैं उसे कैसे सेलेक्ट किया जाता है। वन डे, एक दिन, ये देखिए पहले कुछ बोल रही है। एक दिन मैंने अपनी मदर को कुछ ग्राम सीड इन ए वेसल में, मतलब जो वेसल होता है उसमें पोर डुबा के कुछ पानी में रखते हुए देखा। आफ्टर ए फ्यू मिनट, तो कुछ समय बाद कुछ जो बीज हैं वो ऊपर तैरने लगे और कुछ क्या हुए, और कुछ नीचे जमीन पर बढ़ गए, मतलब कुछ पानी में डूब गए। तो मैंने सोचा, मैं आश्चर्य हो गई, वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, कि जो कुछ सीड हैं वो तैर कैसे रही हैं, ये पहेली कह रही है। तो चलिए पहेली जी का उत्तर एक्टिविटी के रूप में दे दिया जाए। टेक ए बीकर, कुछ एक बीकर में कुछ हाफ पानी से उसे भर लीजिए, उसमें हैंडफुल मतलब एक हाथ उसमें बीज, गेहूं के बीज डाल दीजिए। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय इंतजार कीजिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, उसमें जो सीड्स हैं वो तैरने लगेंगे। क्या वो जो सीड्स हैं वो तैरेंगे? वुड दोस बी लाइटर, कुछ उसमें से लाइटर मतलब हल्के और हैवियर देन दोस विच सिंक, और जो डूब जाएंगे वो भारी होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर, और जो वो ऊपर तैर रहे हैं वो हल्के क्यों हैं? इसका उत्तर हम आगे देते हैं। डैमेज सीड बिकेम होलो, जो डैमेज मतलब खराब बीज होते हैं वो खोखले होते हैं। एंड आर दस लाइटर, होलो का मतलब खोखला होता है, आप याद रखिएगा, और एंड लाइटर और बहुत हल्के होते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो पानी पे तैरने लगते हैं। दिस इज द गुड मेथड, ये अच्छा मेथड है। सेपरेटिंग गुड हेल्थी फ्रॉम द डैमेज वंस, मतलब हेल्थी सीड अच्छी बीज को डैमेज बीज में से निकालने का अच्छा तरीका है। बिफोर सोइंग, बोने से पहले, वन ऑफ द मोस्ट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। बुआई से पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जानने की बहुत जरूरत है। अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग से मतलब कौन से टूल्स से यूज किया जाता है बुआई के समय। तो चलिए देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड ए फनल, जो टूल्स यूज्ड होते हैं ट्रेडिशनली पहले से यूज होते आ रहे हैं फॉर सोइंग द सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, वो एक फनल के तौर पर होते हैं, मतलब एक उसका शेप फनल के रूप में होता है। देखिए ये है, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये है। चलिए अब मैं आपको पढ़ा दूं ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप्ड, अरे हाँ, फनल के रूप में होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो वो बीज होते हैं वो फनल में भरे जाते हैं। आप देख रहे हैं इंसान है और ये इसमें कुछ छन्नी टाइप या कुप्पी टाइप है, उसमें बीज डाल रहे हैं। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, ये 2 से 3 पाइप्स में जा रहा है। और शार्प एंड्स, और जो नीचे शार्प एंड है मतलब जो नोकीले अंतिम पड़ाव पर जो है पाइप है वहां से निकलेगा। दिस एंड फीड्स इनटू द सॉइल प्लेस सीड्स देयर, और वही जगह से पूरे खेत में सीड्स फैलेगा, मतलब इसी तरीके से फैलेगा। तो ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं। अब आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स क्या होता है? देखिए सीड ड्रिल्स का फिगर आपको दिखा देता हूँ। ये हल टाइप है, ये आज के दौरान भी यूज होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पर ये इसका यूज किया जाता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, आज के दिनों में सीड ड्रिल्स ट्रैक्टर की मदद से यूज होता है। दिस ड्रिल सो द सीड्स अनफॉर्मुलेट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ,
ये जो टूल है सो मतलब बोता है सीड को अनइंफॉर्मेट प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, मतलब ये नहीं कि यहीं पर 10 वहां कुछ नहीं, हर दूरी पर, तय दूरी पर एक सीमित समय, एक अच्छा गहराई, इसको सब देखते हुए इसी ड्रिल्स बुआई करता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये भी मतलब इसकी मदद से ये भी हो जाता है कि सभी जो सीड हैं वो ढक गए कि नहीं, कवर हो गए बाय द सी आफ्टर, इससे ये भी ढक भी जाते हैं, मतलब कोई भी सीड बाहर दिखते नहीं है, इसकी मदद से सभी सीड ढक जाते हैं। इसकी मदद से जो प्लांट जो बर्ड होते हैं वो डैमेज नहीं कर पाते हैं बीज को। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, इसकी मदद से समय और लेबर दोनों की समय बचता है, ये सब चीजें बच जाती हैं। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल, अब ये देखो, अरे ये महाशय फिना है, टकलू महाशय, चलिए इनकी बात को सुन लीजिए, कुछ पूछ रहे हैं। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के किनारे एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर कीप्ड इन ए स्मॉल बैग, मैंने वहां देखा था कि छोटे से बैग में, स्मॉल बैग में प्लांट रखे हुए थे। व्हाई आर दे कीप्ड दिस लाइक दिस, वो उस तरह क्यों रखे जाते हैं? तो इसकी बहन उत्तर देती है, देखिए ये तो उत्तर देने में लगे रहते हैं ये क्वेश्चन में। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच ए पेडी एंड फर्स्ट ग्रो इन ए नर्सरी, ये जो पेडी मतलब धान के जो बीज होते हैं, धान के जो बीज होते हैं उसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं मतलब प्लांटलेट्स के रूप में हो जाता है, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, तो वो एक बड़े से मैदान में जाकर लगा दिए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो इन नर्सरी, आर ऑल्सो ग्रो इन द नर्सरी, वो भी नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, एक सीमित दूरी बहुत ही जरूरी है, घनिष्ठ मतलब बहुत ही, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, मतलब पूरे खेत में बराबर बराबर दूरी पर ही हमें बीज बोने चाहिए, नहीं कि यहाँ 10 बो दिए वहां कुछ नहीं बोए, तो ये जब प्लांट्स हो जाते हैं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, और इसके फायदे भी तो देखिए, इसके फायदे ये हैं कि इसे प्रॉपर सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल सब मिलता है दूरी पर। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, कभी कभार जो कुछ प्लांट्स होते हैं हैव टू रिमूव्ड, उन्हें रिमूव्ड हो जाते हैं टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग की वजह से। अब 1.5 देखिए, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स देख लीजिए ये क्या पूछ रहा है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या कह रहा है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं। द सब्सटेंस वह पदार्थ विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब वह सब्सटेंस वह पदार्थ जो कि मिट्टी के अच्छे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में खेतों में मिट्टी में डाला जाता है, मतलब उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। तो मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर का काम यह होता है कि मिट्टी में डालते ही कुछ दिनों में आपकी फसल अच्छी हो जाती है, बिना मैन्योर और फर्टिलाइजर के आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन पूछने लगे महाशय, ये महाशय सुधरेंगे नहीं। आई सा ए हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, मैंने एक खेत में कुछ हेल्थी क्रॉप मतलब बहुत ही अच्छी क्रॉप फसल देखी थी, उसी के बगल में जो खेत था वहाँ के जो प्लांट्स थे वो बहुत कमजोर थे। वाई द सम बेटर देन अदर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट अच्छे हो जाते हैं और कुछ खराब? तो देखिए यहाँ क्या दिया है ये भी पढ़ लीजिए। सोइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, जो सोइल होती है मिट्टी होती है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को सप्लाई करती है, मतलब प्रदान करती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एजेंट बहुत ही जरूरी होते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरिया, कुछ जगहों पर फार्मर्स जो होते हैं, किसान होते हैं, ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, मतलब जो कहीं किसान होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है, हर साल क्रॉप उगाते जाते हैं, एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप के बाद उगाते जाते हैं। तो जो फील्ड है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फलाव, मतलब जो वो किसान उस खेत को परती छोड़ते ही नहीं है। तो इमेजिन करो कि व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें उसको कहाँ जाएंगे, मतलब अब ये कोई बात नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स पूरे समाप्त हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मतलब लगातार फसल उत्पादन
जो सॉइल को बहुत खराब बना देता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यू। तो इसी की वजह से जो किसान होते हैं मैन्योर ऐड करते हैं, मतलब उर्वरक, ये सब फर्टिलाइजर्स वगैरह चीज़ें ये जो ऐड करते हैं, जिससे जो आपका खेत है दोबारा न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाए, मतलब उसमें दोबारा न्यूट्रिएंट्स आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट वीक, मतलब कम या बुरी तरीके, मतलब कम या इनसफिशिएंट, कम मात्रा में मैन्योरिंग मतलब उर्वरक या फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसका परिणाम यह रहेगा कि फसल कमज़ोर हो जाएगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखिए मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पदार्थ है जो कि मरे हुए जानवरों के वेस्ट और प्लांट्स के वेस्ट से बनता है। डिकम्पोज जो मिलता है, वेस्ट होता है, जो फार्मर डंप प्लांट्स का जो डेड होता है या एनिमल का वेस्ट होता है, उसे गड्ढे में फेंकता है और उसे डिकम्पोज सड़ने गलने के लिए छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज क्वेस्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो पाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर के डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज और ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में ये डिकम्पोज्ड ये जो डिकम्पोज्ड यूज होता है। ठीक है, आपने इसके बारे में वर्मी कंपोस्टिंग में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। 6 क्लास या 7 क्लास में भी शायद आया होगा, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 देखिए क्या कह रही है। चलिए इसका मैं बस हिंदी में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट। मूंग और ग्राम के कुछ बीज लीजिए और उसे उगाइए। 3 इक्वल प्रकार के सीडलिंग्स लीजिए आउट ऑफ दिस। अब 3 खाली ग्लास लीजिए, उस पर नाम लिख दीजिए ABC। ठीक है, और ग्लास A में जो है थोड़ी मात्रा में सॉइल में उसमें डालिए। ठीक है, कुछ काउ डंक मतलब गाय के गोबर जो है, मतलब काउ डंक है, उस मैन्योर है, उसको डाल दीजिए। गाय का गोबर नहीं, गाय का जो सड़ा गड़ा मतलब जो भी मैन्योर है वो इन ग्लास B। और ग्लास B में कुछ अमाउंट में सॉइल डालिए, उसमें लिटिल यूरिया, उसमें थोड़ा यूरिया डालिए। और जो तीसरे है उसमें विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उसमें भी उतना ही मिट्टी डालिए बिना कुछ ऐड किए। तो फिगर 1.3 में देख सकते हैं। अब उसमें थोड़ी अमाउंट में वाटर डालिए इन ईच ग्लास, और प्लांट में सीडलिंग इन देम, और उसमें सीडलिंग डालते रहिए, मतलब प्लांट्स द सीडलिंग इन देम ईच ग्लास। ठीक है ना, कीप देम इन ए सेफ प्लेस, और उसे अच्छी जगह पर रखिए और उसमें रोज पानी डालिए। 7 से 10 दिनों के बाद आप कैसी ग्रोथ उसमें देखोगे। आप देखोगे ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो सेम स्पेस। नो दिस इज नो, मतलब यहाँ पूछेगा कि वो एक तरीके से मतलब ग्रो करेगा, नहीं। आगे देखिए, विच ग्लास सो बेटर ग्रो इन ऑफ द प्लांट, कि कौन सी जो ग्लास है वो अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कौन सी ग्लास जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। आप ये देखिए, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो कि फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल सब्सटेंस है जो कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये हर चीज से मिलकर नहीं बनता, मैन्योर अलग अलग चीजें बन। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये कैसे अलग है मैन्योर से। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस्ड होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए फर्टिलाइजर्स के। यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर पर किया एक और पार्ट, जिसे मैं इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 का लिंक देख लीजिएगा, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। मैं बहुत जल्द लाऊंगा इसका 3rd पार्ट।